जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। तो मेरे भाई, ये समस्या सबकी है। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर से स्कूल की भी चीजें हैं, हम मैथमेटिक्स को रिवाइज कैसे करें? मैथमेटिक्स को रिवाइज करने का सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, मैं बहुत क्लियर कट वीडियो की स्टार्टिंग में ये आपको बात बता रहा हूं कि रिवाइज करने का कोई भी तरीका सही या गलत पहले तो होता नहीं है ना। और कोई ऐसे स्पेसिफिक तरीका भी नहीं है कि यही है तरीका, आपको ऐसे ही रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी सब बेकार है, ये भी नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। मैं बस आपको एक आइडिया दूंगा कि दिस इज समथिंग जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें क्या करें। तो अब आप वक्त अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा कि किस तरीके से कब हम कितना मैथमेटिक्स को वक्त दें, क्योंकि सबके अलग अलग लाइफ है। किसी को स्कूल जाना है, किसी को नहीं जाना है। कुछ बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन भी शायद जाना पड़े, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़े। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ट्यूशन पढ़ाते भी हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखिए कि मैं बस एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। बहुत सा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ बचा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सर नई चीजें पढ़ रहे हैं तो पुराना वाला रिवाइज नहीं हो पा रहा है ना। तो उसी समस्या के समाधान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। परंतु एक बार रिचुअल जरूर पूजा कीजिएगा। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता का उद्घोष करेंगे और फिर इसको बात करते हैं जरा कि किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये आपको समझ में रखना है, पहली चीज तो आपको ये अपने ध्यान में रखना है क्या कि रिवीजन प्लस न्यू टॉपिक दोनों आपको साथ में लेकर के चलने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि सर हम रिवाइज करें तो न्यू टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। दोनों को साथ में लेकर के चलना है ना। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप केवल रिवीजन करेंगे पुराने वाले टॉपिक्स का तो नया टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे, और केवल नया टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो पुराने वाला भूलते जाएंगे। जरूरी दोनों है। अब ये समझिए कि किसको कितना टाइम देना है। पहला काम आपको यह करना है कि नोट्स की रीडिंग स्टार्ट करेंगे आप। नोट्स रीड, ठीक है। नोट्स की रीडिंग बहुत जरूरी है। कब पढ़ना है? जो मैं तरीका अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करता था वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप सोने जा रहे हैं ना तो अपनी नोटबुक मैथमेटिक्स की अपने पास रख के सोइए। सुबह जब आप उठ रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में आलस आता ही है, थोड़ी देर बेड छोड़ने में 15 मिनट 20 मिनट हम बेड पे कई बार बैठे रह जाते हैं। अगर नहीं भी बैठे रहते तो कोशिश कीजिए थोड़ी देर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी नोटबुक उठाइए, कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर उठाइए। नोट्स पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नोट्स पढ़ने में आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे। आपको नोट्स पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सारे फॉर्मूलाज को रटिए बैठ के, नहीं। आप केवल नोट्स को अपने पढ़ेंगे भी ना तो आपको आइडियाज आता जाएगा, आपको आपके फॉर्मूले आपके जहन में आते जाएंगे। तो 15 से 20 मिनट सुबह का टाइम दीजिए अपने पुराने नोट्स को पढ़ने के लिए, जो आपने पहले से बना रखे हैं। नोट्स नहीं बनाए हैं तब समस्या हो सकती है। आपने नोट्स पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद डे टू डे लाइफ की अपनी दिनचर्या में लग जाइए। किसी स्कूल जाना है तो स्कूल वगैरह जाइए, बाकी क्लासेस है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैचेस में एनरोल है तो वो सब कुछ जो भी आप करिए, ठीक है। अपने पूरे दिन में से मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादा नहीं, बस आप 1 आवर निकालिए। किस लिए ये 1 आवर आपको अलग से निकालना है? किस लिए कि जिस चैप्टर के आपने नोट्स पढ़े हैं उसका आप क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपके जहन में आएगा भैया क्वेश्चन तो बहुत सारा है, हम कैसे सॉल्व करें? क्या हमने पहले जो पढ़ा था हम केवल उसी को लेकर के चले सॉल्व करने के लिए? आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज आपको ये कि जहां से आपने पहले सवाल किए थे आपके रिवीजन का सोर्स भी वही होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पढ़ने के टाइम जब ये सवाल प्रैक्टिस करे थे, जब ये चैप्टर पढ़ा था उस समय बुक ए से सवाल करे थे और रिवीजन के लिए आपने बुक बी उठा लिया है। ये आप गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने बुक ए किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उस समय आपको जिन सवालों में समस्या आई होगी आपने किसी भी तरीके कोई ना कोई मार्किंग जरूर लगाया होगा, उसमें कोई ना कोई मार्किंग जरूर लगी होगी, है ना। जो सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो गए होंगे उसमें कोई मार्किंग नहीं होगी, परंतु वो सवाल जिसने आपको परेशान किया, जिसमें आपको टीचर की मदद लेनी पड़ी, जिसमें आपको गूगल की मदद लेनी पड़ी या बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, आपने उसमें मार्किंग करी होगी। रिवीजन के टाइम आपको जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो आपको केवल इन मार्क्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे सवालों को सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि जो इजी वाले सवाल तब सॉल्व हो गए थे वो अब भी सॉल्व हो जाएंगे।
आपको इन डिफिकल्ट वाले मार्क्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अभी भी अगर किसी मार्क्ड क्वेश्चन पे अगर आपको तकलीफ होने लग रही है तो उससे फिर से एक मार्किंग लगा दीजिएगा अलग तरीके से, जिससे आपको पता चल सके कि अच्छा इसने मेरे को दोबारा तकलीफ दी है। इससे फायदा क्या होगा कि कभी आप फिर दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि एक बार रिवीजन से काम थोड़ी चलेगा। फिर जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आप यही करेंगे कि अब इस मार्क्ड वाले सवालों को बस आप सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके रिवीजन का पोर्शन छोटा होता जाएगा। नोट्स तो आपको हर बार सेम पढ़ना है, परंतु क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली जो चीज है वो छोटी होती जाएगी। स्टार्टिंग में आपने अगर 30 क्वेश्चन लगाए हैं मान लीजिए मार्क के लिए, दूसरी बार जब आप बैठे हैं तो वो 30 से घट के 20 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, है ना। तो सुबह में आप नोट्स पढ़ेंगे और फिर उसी के क्वेश्चन लगाएंगे, वो मार्क्ड वाले 25-30 क्वेश्चन ढूंढ करके लगा लीजिए अलग अलग तरीके के, जिससे आपके सारे फॉर्मूला वगैरह लग जाए सवाल में कि अच्छा ये ऐसे अप्लाई हो रहा है, ये ऐसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। जब आप न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जब आप अपने न्यू टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बाबू, तो बहुत ध्यान से न्यू टॉपिक्स को पढ़िएगा। क्लास में आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास में एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका न्यू टॉपिक खत्म हुआ, उस दिन की आपकी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि आपके क्लास में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सवाल आपके क्लास में सॉल्व कराए गए हैं, सबसे पहले आप क्लास नोट्स के सवालों को बिना देखे सॉल्व करेंगे। बिना देखे आप क्लास नोट्स के सवालों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्लास नोट के सवालों को बिना देखे सॉल्व करते वक्त आपको यह नहीं सोचना है कि अच्छा टीचर ने यहां पे एक्स लिखा था तो मैं भी एक्स लिख देता हूं। आपके दिमाग में वो कहानी चलनी चाहिए कि टीचर ने एक्स लिखने के पीछे लॉजिक क्या बताया था। वो अगर बात आपके जहन में है तो वो सवाल घूम के भी अगर कभी आपके पास आएगा ना, तो आपको लॉजिक याद है, आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे उसको, है ना। क्लास नोट्स आपका खत्म हो गया, फिर उसके बाद आप अपनी डीपीपी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या कुछ भी सॉल्व कीजिए। और जिन सवालों में आपको तकलीफ होती है, जिन सवालों में आपको तकलीफ होगी, उन पे मार्किंग जरूर करते जाइए। उन पे आप क्या करेंगे? मार्किंग जरूर करते जाएंगे, ताकि बाद में रिवाइज करने काम आ सके। अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, आप रिवाइज करते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो। अगर आपका सिलेबस मान लीजिए कि अगर 80 to 90 क्वेश्चन का अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया, मैं 80 to 90% की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 80 to 90 क्वेश्चन। अगर आपका 80 क्वेश्चन का भी सिलेबस खत्म हो गया ना, आपने कहीं से भी तैयारी करी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका 80 क्वेश्चन का सिलेबस जैसे ही खत्म हुआ, मैथमेटिक्स में 120 सवाल आने हैं, लेकिन आपका 80 क्वेश्चन का सिलेबस खत्म होते ही आप आ जाएंगे मॉक टेस्ट के मूड में। आप कहां आ जाएंगे बाबू? मॉक टेस्ट के मूड में। आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। आप बोलेंगे भैया सिलेबस तो खत्म हुआ नहीं। सिलेबस पूरा खत्म होने के इंतजार मत कीजिए। ना ही आपको 120 के 120 सवाल वहां सॉल्व करने होते हैं, ना ही ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता कि आप पूरा ही सवाल सॉल्व करें। जब आपने ये 80 सवाल पढ़ लिए हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यार इन 80 सवालों में से कम 50 क्वेश्चन तो मैं करूं ना, और 50 क्वेश्चन पे भी आपका पेपर क्लियर हो रहा है। तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। आप क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अब आपके जहन में आएगा भैया एनालिसिस कैसे करेंगे? अगर इसी में मैं बताने लगा कि मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस क्या करें, कैसे करें, तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट को सही तरीका क्या हो मॉक टेस्ट देने का और मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करेंगे। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा, और उसी टाइम आपको अपना एक वीकनेस भी पता चलेगा। अब रिवीजन के टाइम, नोट्स पढ़ने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा फोकस हमें इन चैप्टर्स पे या इन टॉपिक्स पे करना है जो हमारे वीकनेसेस है, जहां पे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या तो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, सवाल आ रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है, बट ये लॉजिक समझ में नहीं है कि यार कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप फिर से नोट्स पढ़िए और वीकनेस वाले चैप्टर के, वीकनेस वाले पोर्शन के थोड़े ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करें। केवल मार्क्ड क्वेश्चन पे मत जाइए, इसमें आप थोड़े अलग अलग सोर्सेस चल सकते हैं। मतलब पीवाईक्यू, डीपीपी, कहीं और से भी सवाल मिल गया, ताकि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आप लगा ले अपने वीकनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर आप अगले मॉक पे जाएंगे। जब आपने वीकनेस पे अपने काम कर लिया है ना, तब आप दूसरे मॉक पे जाएंगे। ये नहीं कि पहला मॉक लगाया और फिर बिना वीकनेस पे काम किया दूसरे मॉक पे चले गए। इससे क्या होगा कि जो गलती आपने यहां करी है वही गलती आप दूसरे मॉक में भी करेंगे, तो इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगा, है ना। इससे क्या हुआ? अगर आपने मॉक लगाया, एनालिसिस की, वीकनेस पता चला, वीकनेस वाले एरिया को आपने इंप्रूव किया, आपका रिवीजन भी हुआ साथ साथ, न्यू टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन भी चल रहा है, न्यू टॉपिक भी चल रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो अब अगर आप इन सारी चीजों को रेगुलरिटी के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो विथ टाइम ग्रेजुअली यू विल सी लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए।
मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए। बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट नहीं दिया जा सकता और बिना मॉक टेस्ट के रिवीजन भी नहीं किया जा सकता, है ना। बिना रिवीजन के आप मॉक टेस्ट देंगे, मार्क्स गलत आएंगे, और बिना मॉक टेस्ट के अब केवल आप रिवीजन 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 करते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रिवीजन सही दिशा में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसलिए मॉक टेस्ट और रिवीजन हैंड इन हैंड चलेंगे। आप रिवीजन भी करिए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, एनालिसिस करिए, वीकनेस पकड़िए, वीकनेसेस पे काम कीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ये साइकिल बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा एग्जाम तक। अगर इस साइकिल को आप अच्छे से पेडल करेंगे, पेडलिंग अच्छे से करते रहेंगे बाबू, देखिएगा एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको सब कुछ एकदम मक्खन लगेगा कि हाँ यार सब कुछ तो पढ़ा पढ़ा आ रहा, सब कुछ तो कहीं ना कहीं देखा है, ना मेरे को फियर हो रही है, ना टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है। और इस टाइम पे अपना ना डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचिए, मतलब अपना ज्यादा वक्त अपनी पढ़ाई को दीजिए, बाकी सब जगह से वक्त थोड़ा सा काट करके रिवीजन के लिए दीजिए, क्योंकि 24 घंटे मिलने हैं। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है सब कुछ करते हुए उसको भी दिन में 24 आवर भी मिल रहे हैं, और जो बच्चा केवल एक्सक्यूज दे रहा है कि सर मेरे को वक्त नहीं मिल रहा, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, उसको भी 24 घंटे ही मिल रहे हैं। तो 24 घंटे ही होंगे दिन में, आपके लिए 28 घंटे 30 घंटे नहीं होने वाले। आप देखिए कि आपका वक्त कहां बर्बाद हो रहा है, वहां से वक्त चुराइए और अपने रिवीजन को दीजिए, अपने रिवीजन को दीजिए, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई ग्रेजुअली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, रिवीजन अच्छा चलता रहेगा, रिवीजन अच्छा चलता रहेगा, और आपको यह फील होगा कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जा रहा है। एग्जाम के नजदीक आते ही आपको फियर नहीं होगा, आपको उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। बाकी होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि रिवीजन के प्रोसेस को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना। अगर मॉक टेस्ट लगाने और मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे आप कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो डू लेट अस नो कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट, दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।